रूस और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ती जा रही है। इसी बीच दोनों गुटों की ओर से राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं। एक तरफ है नाटो का पूरा समूह और दूसरी तरफ है रूस। लेकिन क्या रूस अकेला ही नाटो पर भारी पड़ रहा है? तो जवाब है नहीं। बेशक रूस की सेना मैदान में हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के खिलाफ कई देश खड़े हैं। अब यहाँ भारतीयों का लंबे समय से चलता आ रहा ये सवाल कि भारत किस गुट का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रूस के साथी देश और भारत इन दोनों में से किस देश का समर्थन कर रहा है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के 4 साल बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो 1949 में बना था। इसे बनाने वाला अमेरिका, कनाडा और बाकी पश्चिमी देश थे। इसे इन्होंने सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए बनाया था। तब दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक महाशक्ति अमेरिका था और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। उस समय शुरुआत में नाटो के 12 सदस्य देश थे। अभी नाटो में कुल 30 सदस्य देश हैं। नाटो ने बनने के बाद घोषणा की थी कि नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। लेकिन दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई चीजें बदल गई। नाटो जिस मकसद से बना था उसकी एक बड़ी वजह सोवियत यूनियन बिखर चुका था। दुनिया एक ध्रुवीय हो चुकी थी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रूस बना और रूस आर्थिक रूप से टूट चुका था। रूस एक महाशक्ति के तौर पर बिखरने के गम में और गुस्से से खुद को संभाल रहा था। कुछ जानकार कहते हैं कि अमेरिका चाहता तो रूस को भी अपने खेमे में ले सकता था, लेकिन वो शीत युद्ध वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हुआ और रूस को भी यूएसएसआर की तरह ही देखता रहा। नाटो को लेकर पुतिन की राय शुरू से ही नकारात्मक नहीं थी, भले इसकी बुनियाद में यूएसएसआर का विरोध था। पहले नाटो के बारे में पुतिन की क्या राय थी, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जॉर्ज रॉबर्टसन ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और वो 1999 से 2003 के बीच नाटो के महासचिव थे। उन्होंने पिछले साल नवंबर के महीने में कहा था कि पुतिन रूस को शुरुआत में नाटो में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें शामिल होने की सामान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते थे। पुतिन समृद्ध, स्थिर और संपन्न पश्चिम का हिस्सा बनना चाहते थे। पुतिन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने। जॉर्ज रॉबर्टसन ने पुतिन से शुरुआती मुलाकात को याद करते हुए बताया कि पुतिन ने कहा, आप हमें नाटो में शामिल होने के लिए कब आमंत्रित करने जा रहे हैं? मैंने जवाब में कहा कि हम नाटो में शामिल होने के लिए लोगों को बुलाते नहीं हैं। वो इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे आवेदन करते हैं। इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि मैं उन देशों में से नहीं हूं, इसमें शामिल होने के लिए आवेदन करूं। रूस यूरोप की संस्कृति का हिस्सा है। मैं खुद अपने देश की कल्पना यूरोप से अलगाव में नहीं कर सकता। हम इसे ही अक्सर सभ्य दुनिया कहते हैं। ऐसे में नाटो को दुश्मन के तौर पर देखना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल खड़ा करना भी रूस या दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह का सवाल ही नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। अब जब यूक्रेन का संकट गहराया है तो पुतिन 2 टूक कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो का विस्तार रोके, तभी तनाव कम हो सकता है। पुतिन ये शर्त भी रख रहे हैं कि अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन को लगता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो ये रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। पुतिन ने नाटो के विस्तार पर आपत्ति जताते हुए पिछले साल 23 दिसंबर को कहा था कि हमने साफ कह दिया है कि नाटो का ईस्ट में विस्तार स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। अगर कनाडा या मेक्सिको की सीमा पर मिसाइलें तैनात कर दी जाए तो अमेरिका को कैसा लगेगा? इसलिए नाटो के विस्तार के लिए पुतिन का गुस्सा बढ़ता गया। मध्य और पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, एस्टोनिया और लुथानिया ये भी 2004 में नाटो में शामिल हो गए थे। क्रोएशिया और अल्बानिया भी 2009 में शामिल हुए। कुछ जानकार मानते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन संकट के बहाने अमेरिका के नेतृत्व वाले यूनिपोलर दुनिया को चुनौती दे दी है। पुतिन इससे पहले ऐसा सीरिया में भी कर चुके हैं। अमेरिका ने लाख कोशिश की कि सीरिया की सत्ता से बशर अल असद को बेदखल कर दिया जाए, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं होने दिया। पुतिन बशर अल असद को मदद करते रहे और आखिरकार अमेरिका को सीरिया से वापस जाना पड़ा। कहा जा रहा है कि अब दुनिया फिर से 2 हिस्सों में बंट रही है और अमेरिका को चीन के साथ रूस से भी चुनौती मिल रही है। अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर रूस के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं।
दोस्तों, माना जा रहा है कि दुनिया दो ध्रुवीय तभी होगी जब बाकी के देश भी अमेरिका और रूस के साथ लामबंद यानी कि शामिल होंगे, जैसा शीत युद्ध के दौरान हुआ था। अमेरिका के साथ नाटो में शामिल सभी 30 देश तो हैं और एशिया की अहम शक्ति जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन रूस के साथ कौन कौन से देश हैं, तो आइए आपको बताते हैं। पहला, चीन। दोस्तों, चीन भी रूस की तरह नाटो का विस्तार नहीं चाहता। बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 फरवरी को चीन गए थे। 4 फरवरी को दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में चीन ने भी नाटो के विस्तार पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा मंगलवार को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई तो चीन ने बातचीत जारी रखने की अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत जांग जून ने कहा कि उनका देश चाहता है कि सभी पक्ष आपस में बातचीत और सलाह मशवरा जारी रखें। चीन ने अपील की कि समानता और आपसी सम्मान के आधार पर ही एक दूसरे की चिंताओं और उसका हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। चीन के राजदूत ने कहा कि मौजूदा स्थिति कई कठिन कारणों की वजह से है। चीन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी देश पीसफुली मीडियम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल निकालें। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की थी कि वो नए शीत युद्ध की किसी भी कोशिशों को सफल ना होने दे। ये भी कहा जा रहा है कि रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध बढ़ रहा है। ऐसे में चीन ही उसे मदद करेगा। अभी अमेरिका को विश्व राजनीति के कई मुद्दों पर चीन और रूस साथ मिलकर चुनौती दे रहे हैं। दूसरा, भारत। दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी। कहा जा रहा है कि भारत के लिए रूस या अमेरिका में से किसी का भी खुलकर पक्ष लेना मुश्किल है। लेकिन 22 फरवरी को भारत यूएनएससी में जो कुछ भी कह रहा था उसमें ना तो रूस की निंदा थी और ना ही यूक्रेन की संप्रभुता की बात कही थी। हालांकि भारत ने यह भी कहा कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। लेकिन इतिहास को उठाकर देखें तो भारत का रुख रूस के पक्ष में ही झुका रहा है। 2014 में रूस ने जब यूक्रेन के क्रीमिया को अपने में मिला लिया था तब भी भारत ने इसका विरोध नहीं किया था। भारत अमेरिका के पक्ष में बिल्कुल नहीं खड़ा, लेकिन रूस के साथ भी खुलकर नहीं है। लेकिन भारत के लिए अब गुट निरपेक्ष रहना इतना आसान नहीं है। गुट निरपेक्ष यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तीसरा, क्रोएशिया। दोस्तों, क्रोएशिया 2009 में नाटो में शामिल हुआ था, लेकिन यूक्रेन संकट पर क्रोएशिया की भाषा नाटो के आधिकारिक बयान की तरह नहीं है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक ने पिछले महीने कहा था कि रूस के साथ संघर्ष छिड़ता है तो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लेगा। क्रोएशिया ने कहा था कि रूस की सुरक्षा चिंताओं का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि पुतिन ने 22 फरवरी को यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी तो क्रोएशिया ने इसकी निंदा की। चौथा, अजरबैजान। दोस्तों, अजरबैजान के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरे पर अलाइड डिक्लेरेशन पर साइन किया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति का ये दौरा उस संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि रूस को लेकर उसके मन में कोई दो राय नहीं है। पांचवां, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर गए हैं। यह दौरा इस रूप में भी देखा जाएगा कि शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान जिस अमेरिकी खेमे में था उससे अब दूर हो रहा है। इमरान खान रूस के दौरे पर तब गए हैं जब यूक्रेन के साथ तनाव युद्ध की स्थिति के करीब था। इमरान खान के दौरे के समय को भी काफी अहम माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे एक संकेत जाएगा कि पाकिस्तान अपना पक्ष चुन रहा है और वो अमेरिका और पश्चिमी विरोधी खेमे का हिस्सा बन रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूस के लिए जिस तरह भारत का अप्रत्यक्ष साथ दिख रहा है इस पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। धन्यवाद।